हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स नोट पर। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है कि किसी भी इवेंट के होने का चांस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे सिक्का उछाला, हेड आएगा टेल आएगा, तो टोटल आउटकम कितने हैं, हेड और टेल यानी कि 2। अब मैं हेड आने की बात चाहता हूँ तो अपने को फेवर कौन कर रहा है, हेड, तो 1/2। अच्छा, उसी तरह टेल आने का भी चांस कितना है, 1/2 है। हाँ, सिक्का उछालने में अब डाइस उछाल देते हैं, तो डाइस अगर हमने उछाला और बोला कि भाई हमारे पास इवन आने के चांस कितने होंगे, तो 2, 4, 6, ये 3 इवन आ सकते हैं 3 लोग, और बटे में 6 क्योंकि टोटल आउटकम 6 है, तो 1/2। अगर मैं कहूँ कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कब, जब हमने डाइस उछाला, तो 1/6 हो जाएगी, क्योंकि 2 कितनी बार आता है, एक बार आता है केवल, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है, तो 1/6। तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटीज निकालना आता है। अब मैं मान के चलता हूँ यार, जिसको प्रोबेबिलिटी आती है वो पढ़ेगा, ये 12th का टॉपिक है और प्रोबेबिलिटी 11th में होती है। तो मेरा अनुरोध है सबसे पहले उन लोगों से, बड़ी रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक डायरेक्ट मत पढ़ो, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद पढ़ो। तुम्हें जरा सा प्रोबेबिलिटी का आइडिया तो होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ठीक है ना, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी, जरा सा आइडिया का मतलब थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी का डेप्थ रहेगा ना, तो आप सैंपल स्पेस क्रिएट फटाफट कर लोगे। उसमें मैं जो इवेंट वगैरह की बात करूँगा तो उसमें तकलीफ नहीं होगी, और कोई बात नहीं है। और हाँ, दिक्कत हो जाती है, तकलीफ होने लगती है, फिर परसेप्शन बना लोगे नहीं यार, तो ये कंटेंट ना बड़ा अच्छा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैं बाद में बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन के क्या मायने होते हैं। तो पहले इतना समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे निकाली जाती है, इतना मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, है ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का बस एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट नॉलेज लगता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से ही बिल्कुल प्रूफ हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बंटवारा किया गया है। तो बंटवारा किसमें किया जाता है, जैसे सिक्का उछाला, सिक्का उछाला तो सिक्का उछालने में हेड आएगा, टेल आएगा। अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी निकालूं तो क्या, 1/2। तो कुल मिला के जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 100%। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, टोटल चांस। अच्छा, किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ का चांस टोटल कितना होता है, 100%। अब 100% का ही तो बंटवारा होगा, तो इसका मतलब हेड आने का चांस कितना हो जाएगा, 1/2, और टेल आने का चांस कितना हो जाएगा, 1/, यानी कि हेड आने पर भी प्रोबेबिलिटी बट के गई कितनी, आधी, और टेल आने पर प्रोबेबिलिटी कितनी गई बट के, आधी। तो 1/2 अच्छा, इन दोनों 1/2 1/2 जोड़ो तो समेशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे इसका मतलब हेड पर और टेल पर दोनों पर प्रोबेबिलिटी बटी हुई है कि नहीं बटी हुई है, अरे यही तो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसी का बंटवारा हमें करना है बहुत बड़े लेवल पे, यह टॉपिक बन जाता है। जैसे तुम्हारी समझ के लिए मैं एक और छोटा सा लिखाता का बताता हूँ। जैसे हमने आज डाइस उछाला, ठीक है ना, पहला लेक्चर है, अपन आराम से बात करेंगे, थोड़ा सा मेरे से बात ही कर लो, समझ लो अपन सर कोई प्रवचन दे रहे हैं, आप उसे सुन लो। तो एक डाइस उछाला तो टोटल आउटकम कितने हैं, 6। किसी एक आउटकम के आने का चांस कितना, 1/6। क्यों, 3 आने का चांस कितना, 3 एक बार आता है, टोटल 6, 1/6। 2 आने का भी चांस कितना, 1/6। 4 आने का चांस भी कितना, 1/6। तो 1 2 3 4 5 6 सबके आने का चांस कितना, 1/6 1/6 1/6, बराबर बटा कि नहीं बटा, ठीक है ना। इधर इसका मतलब हर एक आउटकम पे प्रोबेबिलिटी बट गई नहीं बट गई, और 1/6 1/6 1/6 6 बार जोड़ोगे तो 6/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। यानी 100% प्रोबेबिलिटी का बंटवारा किस पे हो गया, आउटकम पे हो गया। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ये समझ में आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सुनते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि यार जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो बटती है, किसको बट के जाती है, आउटकम पे बट के जाती है। बस जैसे मैंने ये बताया। हाँ, अभी तक जो मैंने बताया, चाहे सिक्के का उदाहरण लिया हो, चाहे ही मैंने डाइस का एग्जांपल लिया हो, उसमें प्रोबेबिलिटी जैसे सिक्के में बढ़ रही थी 1/2 1/2, और यहाँ पर 1/6 1/6 1/6 बढ़ रही है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर बढ़ रही है, क्योंकि हम केस ही ऐसा ले रहे हैं। अब मान लो कोई केस ऐसा ले ले जहाँ पर प्रोबेबिलिटी बराबर ना बटे, और उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। उनसे बराबर नहीं बटेगी तभी तो निकालना पड़ेगा, वरना 6 आउटकम है तो 1/6 1/6, 10 आउटकम होते तो 1/10 1/10 1/10, तो बड़ा आसान था। लेकिन केस ऐसा ले ले जहाँ पर प्रोबेबिलिटी का बंटवारा असामान्य होगा, यानी कि नॉर्मल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने को सीखना है। यार जब इक्वल नहीं आएगा सबका जो है डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन के क्या मायने होते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को करना क्या है। ठीक, तो ये एक चरण खत्म हुआ, इंट्रोडक्शन। इसका दूसरा चरण ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें जाननी आवश्यक है।
ठीक है। उस चीज़ों को हम एलेबरेट करेंगे, क्वेश्चन कराते वक्त भी एलेबरेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिल थाम के बैठो, मैं 2 बस छोटी छोटी डेफिनेशन बता दूँ, ठीक है। तो एक छोटी डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो रैंडम तभी कहलाता है जब उसको कई बार रिपीट किया जाए और अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। जैसे सिक्का उछाल रहे हैं ना, तो सिक्के में हम कोई फेर बदल ना करें, या फिर अगर हम डाइस उछाल रहे हैं तो डाइस में कोई फेर बदल ना करें। तो अंडर सेम कंडीशन के अंदर में अगर किसी एक्सपेरिमेंट को बार एंड बार दोहराया जाता है और उस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम है ना, वो कोई कह नहीं सकता कि यार इसके बाद ये आएगा, उसमें सर्टेनिटी ना हो और सबके आने का चांस इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि यार सिक्का उछाल रहा हूँ ना, तो मेरे पास हेड आ गया, तो अगली बार कोई ताल ठोक के ये ना कह पाए कि यार इस बार टेल ही आएगा, मतलब अनसर्टेन रिजल्ट होना चाहिए। अच्छा, कोई ये भी ना कह पाए कि यार पहली बार में हेड आया था तो दूसरी बार टेल आएगा, यानी कि जो अगला आउटकम होगा, अगला ट्रायल होगा, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो पिछले वाले रिजल्ट से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो फिर उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें मैं कहानी थोड़ी लिख देता हूँ, उस कहानी को तुम लिख लेना। रैंडम experiment is an experiment in which जो ट्रायल्स है ना, ट्रायल्स आर रिपीटेड, बार बार रिपीट किए जाते हैं n नंबर ऑफ टाइम्स अंडर सेम कंडीशन या अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल कंडीशंस, ठीक है। नाउ बस ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि इसमें क्या कि ट्रायल आउटकम ऑफ ट्रायल, एक ट्रायल करें, क्या आउटकम आएगा? डज नॉट अफेक्टेड बाई प्रीवियस ट्रायल, है ना, प्रीवियस ट्रायल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम ट्रायल कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा वो पिछले वाले आए गए रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। एंड आउटकम मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगला आउटकम क्या आएगा ये कोई कह ना पाए, यानी कोई अगला आउटकम क्या आएगा कि भैया ये इस बार हेड आ गया तो अगली बार हेड तो कतई नहीं आएगा, कोई ये सर्टेनिटी। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट का होने का मतलब है कि रिजल्ट क्या आए ये एकदम सर्टेन ना हो, इसमें अनसर्टेनिटी बनी रहनी चाहिए। तो आउटकम, इसका मतलब क्या होना है? आउटकम की अनसर्टेनिटी बनी रहनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ अनसर्टेनिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है ना इंडिपेंडेंट का ये बात अगर लिखी है ना, तो ये बात लिखी है, दोनों एक ही बात है। अगर एक तरह से देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब पहला आउटकम क्या आया या अगला 10 आउटकम बाद क्या आएगा, पिछले से कोई वास्ता नहीं है। और अनसर्टेनिटी बनी रहनी चाहिए का मतलब क्या है कि अगला आउटकम का रिजल्ट क्या होगा ये पिछले को देखकर कोई निश्चित नहीं किया जा सकता। तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद फिर आता है एक रैंडम वेरिएबल। क्या आता है? रैंडम वेरिएबल को हम लोग लिखते हैं RV से, या RV कैपिटल से दिखा के हम लोग स्मॉल RV में ही लिखते हैं, R.V में, रैंडम वेरिएबल। अच्छा, रैंडम वेरिएबल क्या होता है पहले मैं इसके बारे में जरा सा बता दूं, आप लोग प्लीज़ फिर से तसल्ली से मेरी 2 मिनट बात सुन लो ढंग से। तो रैंडम वेरिएबल जानते हो क्या होता है? जैसे
हमने प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन दिया यानी कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, चाहे सिक्का उछाला। अच्छा, जब सिक्का उछाला तो हमारे पास क्या क्या आएगा? सिक्का उछाला तो हमारे पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो जो आ सकता है मैं उसी की ना प्रोबेबिलिटी पूछूंगा। जैसे मैंने कहा मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिक्के के में, या फिर मैं टेल की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता हूँ, यानी जो आउटकम आएगा उसी की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं डाइस को उछालता हूँ तो 1 से लगा के 6 आउटकम आते हैं, उन्हीं 6 आउटकम में से मैं किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालने को पूछ सकता हूँ। हो सकता है मैं एक इवन की पूछ लूँ, इवन आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन में तो 3 लोग समेट जाएंगे, यानी कि जो आउटकम है उन्हीं की प्रोबेबिलिटी मैं पूछ सकता हूँ। ठीक। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आउटकम रिपीट कर जाए। ठीक है, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट को एक बार से ज़्यादा किया, जैसे सिक्का एक बार से ज़्यादा उछाला, तो एक बार से जब ज़्यादा उछाला यानी 2 बार उछाला तो 2 आउटकम आएंगे। हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या पहले वाले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे, और या फिर दोनों पे टेल आ जाए। तो अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ तो हेड कितनी बार आया? हो सकता है हेड एक भी बार ना आए। ऐसा कब होगा? जब दोनों पे टेल आ जाए। हो सकता है हेड एक बार आ जाए। ऐसा कब होगा? जब दोनों में से किसी एक पर हेड आ जाए। हो सकता है हेड 2 बार आए, जब दोनों पे हेड आ जाए। इसका मतलब अगर मैं 2 सिक्के उछालता हूं और मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूं हेड की, तो क्या हेड के नंबर ऑफ हेड गिन सकता हूं कि नहीं गिन सकता हूं? कि 2 बार सिक्के उछालने पर नंबर ऑफ हेड या तो 0 हो सकते हैं। ऐसा कब? जब दोनों पे टेल आ जाए। या नंबर ऑफ हेड 1 हो सकता है, कब? जब दोनों में से किसी एक पर। और नंबर ऑफ हेड कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, जब दोनों के दोनों पर हेड कितने आ जाए? 2 आ जाए, दोनों पे क्या आ जाए? हेड आ जाए। अच्छा, अगर 3 सिक्के उछालूं तो हेड पे, अगर मैं हेड की कहानी खेलूं, मैं हेड, अच्छा कोई हो सकता है कि टेल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वो टेल्स की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, तो तुम नंबर ऑफ टेल्स की बात करोगे। अच्छा, मैं हेड की बात कर रहा हूँ, तो ये बताओ 3 सिक्के उछालने में नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं? 0। जब दोनों पे टेल आ जाए, एक पे हेड आ जाए, 2 पर टेल आ जाए, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो गए? 1। अच्छा, 2 पे हेड आ गया, 1 पे टेल आ गया, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो गए? 2। और सब पर यानी तीनों पे अगर हेड्स आ गया, एच आ गया, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम 3 हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, सिक्के के नज़रिए से यदि समझो, क्योंकि यही प्रॉब्लम फिर डाइस में जाएगी, यही ताश के पत्तों में भी जाएगी, है ना, अलग अलग चीज़ों पे निकालेंगे, लेकिन आप सिक्के के नज़रिए से समझो। यानी कि जिस चीज़ की अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए उस वो कई बार एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को कई बार करें और मुझे किसी एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसका मतलब कई बार करने में वो प्रोबेबिलिटी बार बार आने के चांसेस बनते हैं कि नहीं बनते हैं? इसका मतलब जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए और उसको नंबराइज कर दिया जाए, न्यूमराइज कर दिया जाए, तो बताओ एक वेरिएबल बन जाता है कि नहीं बन जाता है? जैसे मैं नंबर ऑफ हेड्स पे गेम खेलूं तो नंबर ऑफ हेड 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 भी हो सकता है 3 बार थ्रोइंग में। तो बताओ वो एक वेरिएबल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बस यही होता है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। तो पहले लिखाते हैं, जैसे जो मैंने बात बताई और ध्यान में रखो, और जो लिखाने जा रहा हूँ उस पर नज़र डालो, तो अभी एकदम समझ में आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रैंडम वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेटेड बाई आउटकम। ठीक है ना, जनरेटेड बाई आउटकम। आउटकम क्यों? क्योंकि सिक्का उछाला तो हेड भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, डिपेंड करता है हम किस में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है ना, तो रैंडम वेरिएबल इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेटेड बाई आउटकम। ठीक है ना, and it is denoted by कैपिटल X। कैपिटल X से डिनोटेड है। अच्छा, मैं ये बोलता हूँ कि कैपिटल X यानी कि ये जो रैंडम वेरिएबल है ये किसको माने? किसको हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे? किसको रैंडम वेरिएबल कहा जा सकता है या कहेंगे? तो किसको कहोगे? तो उत्तर है, इसका आंसर है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी उसको कहेंगे।
उसको कहेंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। अपने को समझने से मतलब है, लैंग्वेज से ज़्यादा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि इफ 3 coins are tossed, find the probability distribution on number of heads, number of getting heads, कितनी बार हेड मिला, इस पे अपने को गेम खेलना है। तो मैं इधर थोड़ा रफ करता हूँ। अच्छा, सॉल्यूशन में आते हैं। पहली बात तो ये बताओ कि हम इसमें कितनी बार हेड मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन नंबर ऑफ गेटिंग हेड, यानी गेटिंग हेड के आने के ऊपर सारा गेम खेला जा रहा है कि नहीं खेला जा रहा है। तो इसका मतलब हम रैंडम वेरिएबल एक्स किसको मान लेंगे? नंबर ऑफ हेड्स को। कितने नंबर ऑफ हेड्स? अच्छा, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? जब 3 सिक्के उछाले गए हैं तो एकों पर हेड ना आए तो 0 हेड होंगे। अच्छा, एक पर हेड आ जाए, 2 पे आ जाए और यह सब पे हेड आ गया तो 3 के तीनों बार। यानी कि ये रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? वो ये 4 वैल्यू ले सकता है। कौन कौन सी? 0, 1, 2 और 3, क्योंकि इतनी ही बार हेड आ सकता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बार सैंपल स्पेस तो लिखें। तो सैंपल स्पेस लिखते हैं, सारे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो 3 बार सिक्के उछालोगे तो हेड 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 आएगा कि नहीं आएगा? फिर आएगा हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल और फिर हेड टेल टेल। मैं बस आपकी समझ के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? हेड हेड टेल टेल टेल, है ना? टेल टेल टेल, तेरी तो टेल टेल टेल, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 आउटकम हो सकते थे, अपन ने 8 बना दिए। ठीक है, अब देखो, अपने को मालूम है कि x की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। तो नाउ अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ जब x 0 हो। x कौन है? नंबर ऑफ हेड। यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ जब नंबर ऑफ हेड्स 0 हो, जब एक भी बार हेड ना आया हो। तो इन सारे आउटकम में ऐसे कितने आउटकम हैं जहां पर एक भी बार हेड नहीं आया? कौन? केवल अकेला यही एक बंदा ऐसा है जिसके पास हेड नहीं है, बाकी सबके पास हेड है। तो फेवर करने वाले कितने लोग हैं? 1 लोग। और टोटल कितने हैं आउटकम? 8। तो P बराबर x0, यानी नंबर ऑफ हेड अगर 0 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8 होगी। तो प्रोबेबिलिटी बट गई कि नहीं बट गई? बटी ना, 0 के ऊपर तो बटी। चलो 1 पे आते हैं। अच्छा, हमने जो शुरुआत में एग्जांपल लिए थे उसमें बराबर बट रही थी, क्या यहाँ बराबर होगी? देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार हेड आए इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक बार हेड आए इस बात की प्रोबेबिलिटी, इन सारे आउटकम में सिर्फ एक बार हेड आ रहा हो वो संख्या बताओ मुझे। तो एक बार हेड यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो 3 जगह कुल मिला के ऐसी हैं जहाँ एक बार हेड आ रहा है। तो फेवरेबल कितने हुए? 3 और टोटल कितने हुए? 8। तो 3/8। तो देखो यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ना। और आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब कि 2 बार हेड आ जाएं इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 2 बार हेड आएंगे तो 2 बार हेड कहाँ है? एक यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। यानी कुल जमा 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर 2 बार हेड आ रहा है। तो फेवर में कितने लोग? 3 लोग और टोटल 8। तो 3/8 इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ गई। और नाउ फिर कहा गया है x इक्वल्स टू 3, यानी कि 3 के तीनों बार हेड आ जाए। ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा केवल पहले वाले आउटकम पे हो रहा है। तो फेवर में कितने लोग? 1 और नीचे 8। तो भाई इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई हेड, नंबर ऑफ हेड के ऊपर।
तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या मायने हैं, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और रैंडम वेरिएबल के ऊपर प्रोबेबिलिटी बंटती कैसे है। ठीक है, बस मैं एक आखिरी बात बोल के इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने करा है, जैसे इस क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हेड के ऊपर हमने ये किया है, ये पूरी तरह से सही है, ये जांचने के लिए अपने को एक काम करना पड़ता है कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर तो दिया है, लेकिन ये सही किया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या गलत है, इसको जानने के लिए एक काम करना पड़ता है। अपने को मालूम है कि जब हमने प्रोबेबिलिटी बांटी तो बांट दी, अब सारी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर सम कर दो तो कितना आना चाहिए, 100% आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब कर चुके और सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करा तो 1 आएगा। इसका मतलब अगर 1 आ गया तो तुमने सही बांटा था, और 1 नहीं आया तो हमने गलत बांटा था। तो एक बार चेक करते हैं। चेक करने में क्या करेंगे, सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, तो इसकी कितनी 1/8 प्लस 3/8 प्लस इसकी 3/8 और प्लस इसकी 1/8, तो 3 3 6 7 1 8, तो 8/8 प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई 100। यानी सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हमने सही किया था, ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक उदाहरण के माध्यम से आपको कम से कम ये समझ में आया होगा कि यार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आखिर क्या भला क्या है। अब पता चला कि भला नहीं है, बड़ी स्वीट सी बात है, बड़ा स्वीट टॉपिक होता है। बस हमें प्रोबेबिलिटी बांटनी होती है, और किस पे बांटनी होती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी आने की पूछी गई, उसको हमने क्या बना दिया, रैंडम वेरिएबल, और देखते हैं रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है, और जो जो वैल्यू ले सकता है वो यहाँ पर लिख के उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, किससे, सैंपल स्पेस की मदद से। ठीक, तो ये भाई आज का रहा हमारा आज का वीडियो, यहीं पर ख़त्म करेंगे। इसमें मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बस एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया है, एक तरह से तुम्हें समझाने के लिए कि भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आखिर होता क्या है। इसका मेन जो कंटेंट है ना वो अगले वीडियो से स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ ये फ्लो मेंटेन करने के लिए था। आपको मज़ा तो आ गया होगा इस टॉपिक में, ये मुझे इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि अपन ऑफलाइन क्लास में भी यही तो पढ़ा के आते हैं ना, तो देखते हैं कि ये टॉपिक में बच्चे को चेहरे खिलते नजर आते हैं, तो इसका मतलब बात पकड़ में आ गई। अब भाई यूट्यूब पे तो हम चेहरे खिलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन, वो तुम्हारे चेहरे खिलते हुए वो कमेंट करते हैं ना, कमेंट हंसी वाला, वो कर देना, अपन उससे ही समझ जाएंगे। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।